मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी RKB, और मैं हूं इस वक्त नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, बाकी सबकी भी जय। यस जी, और अभी अगर आप देख रहे थे, मेरी शक्ल दिख रही थी, उसके बाद फिर कुछ और दिखा, फिर कुछ और दिखा। नो, वी हैव नॉट बिकम ए कॉमेडी चैनल, वी आर स्टिल नेशन नाउ। जी प्रदीप जी, आज आदरणीय सम्मानीय राज ठाकरे जी मिले एकनाथ शिंदे जी से। एग्जैक्टली सर। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जहाँ तक के किसानों का सवाल है, किसानों की या तो मदद करिए, नहीं तो हम सारे किसानों को लेकर के आ रहे हैं कहाँ, मुंबई शहर में। सब लोग यहीं पर आकर के अपने अपने प्याज, टमाटर वगैरह वगैरह सब कुछ बेचेंगे। दैट्स व्हाट राज ठाकरे सेड, or that's what he's believed to have said. Apart from that, some good news. Actually, it's very good news. You know, 18 countries. What is that music I'm hearing, gentlemen, in my earpiece? I can hear some music. What is that music? Have you become a music channel? What? What's going on? Are we taking over MTV or what? What's going on here? Right, and some good news. 18 countries are now going to be accepting Indian rupees as a medium of exchange. 18 countries. आपको डॉलर लेने की जरूरत नहीं है साहब। जहाँ पर आप लैंड करेंगे वहाँ पर आपको डॉलर लेने की जरूरत नहीं है। आप हिंदुस्तानी रुपए, INR, यानी गांधी जी की तस्वीर है जिसपे, उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं, बड़े दिनों के बाद, वी मिस हिम रियली, गणेश खानकर साहब। बड़े दिनों के बाद गणेश खानकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश खानकर साहब नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार सर, वी मिस यू सर। आप मतलब क्या बात है, आप गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं कहीं और। मुझे लगता है पार्टी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क दे देती है और आप वहाँ पर चले जाते हैं। मैंने ये सुना है कि कर्नाटक में जो क्राइसिस है, ये कहा गया है अगर क्राइसिस है कि उसको अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सिर्फ गणेश खानकर जी सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसमें कितना सच है सर, बताएं। गणेश खानकर जी। राजीव जी, मैं आपको सुन रहा था जी, और बहुत समय तक आप आवाज से परेशान थे जी। आपकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही थी, फिर नंबियार जी को भी नहीं सुनाई दे रहे थे जी। मैं महसूस कर रहा था कि शोर पिक्चर के मनोज कुमार की तरह आप व्याकुल थे कि कब मुझे आवाज सुनाई दे, लेकिन वो आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन सर ये बताइए, क्या असल में क्या कर्नाटक में कोई बीजेपी में क्राइसिस है, असल में है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अभी के दिनों में दक्षिण के जो 4 राज्य है, अभी 5 हो गए, और सभी में आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है जी। मैं मानता हूं कि कुछ चैनलों के सर्वेज वगैरह बताने की कोशिश वो लोग सारे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और मैंने कुछ दिनों पहले आपसे ये कहा भी था कि जेडीएस की भूमिका इस समय बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी जी। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा समर्थन वहां पर मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होती है। हर कोई कार्यकर्ता ये चाहता है कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पार्टी ने मौका देना चाहिए और मैं उम्मीदवार बन सकता हूँ। लेकिन पार्टी एक जगह पर तो एक ही जन को उम्मीदवारी दे सकती है, और उस समय पर ये दिक्कत आती है जो इस समय कर्नाटक में आ रही है। लेकिन मुझे पता है, कर्नाटक में संगठन के नाते हम बहुत ही मजबूत रूप से वहां पर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है ये सारी दिक्कतें होगी। और आप लोग कह रहे हैं तो राजीव जी, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आई एम नॉट यूनिवर्स। ये सारी दिक्कतें सुलझाने के लिए पार्टी का नेतृत्व वहां पर बैठा है, और जैसे आप देखेंगे कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी, धीरे धीरे बातें सारी नॉर्मल होना प्रारंभ हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। वैसे पहले भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं था जो जहाँ तक मुझे याद है, पहले भारतीय जनता पार्टी में हर एक कोई अनुशासन से चलता था, भले उसको टिकट मिलती थी नहीं मिलती थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अभी तक याद है मुझे कितनी बार ऐसा हुआ है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था, केदारनाथ सानी साहब को टिकट नहीं दी गई थी दिल्ली से, अभी तक मुझे याद है। और उन्होंने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मैं यहाँ पर आया था पार्टीशन के बाद,
लाहौर से जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे ये थोड़ी मालूम था कि एक दिन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा। एक बार भारतीय जनसंघ ने मुझे मेंबर बना दिया, बहुत है। लेकिन आज की तारीख में जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, ना जाने कितने पद दिए, वो छोड़ करके सीधा कांग्रेस में चले गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। गणेश कानकर जी, देखिए, ऐसा है कि आप जगदीश शेट्टार जो लक्ष्मण सावदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जी बराबर ना राजीव जी 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 ऐसा है कि जगदीश शेट्टार जी पार्टी के बहुत पुराने नेता है, लक्ष्मण सावदी जी भी बहुत पार्टी के पुराने नेता है। लेकिन आपने देखा होगा कि गुजरात में जिस तरह से पार्टी ने जी नए पार्टी की लीडरशिप को खड़ा करने का प्रयास किया, वहां पर नए लोगों को मौका दिया, जी, उसका कितना बड़ा फायदा पार्टी को मिला ये आप देखते होंगे। दुरुस्त बात। देखिए, ऐसा है कि हम जब पार्टी में काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी जब हमें मौका मिला था तो वो मौका उस वक्त हमें मिला जब किसी न किसी को हटा गया था। जी तो इस बात को हमें भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज मैं भी वहां पर हूं तो किसी न किसी की जगह पर मैं वहां आया हूं। स्वाभाविक रूप से कुछ वर्षों के बाद कोई दूसरा और भी उस जगह पर बैठने ही वाला है और मैंने उस पल के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से सारे नेता इसके लिए तैयार नहीं होते, उस समय ये दिक्कतें आती है। जी जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, भले ही कोई चले जाए, भले ही कोई कुछ भी कर जाए, और ये चीज मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, जहां तक कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में जाने वाले या जेडीएस में जाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट यहां पर क्योंकि मैंने बिफोर वी स्टार्टेड द शो आई आल्सो टोल्ड यू we must congratulate whosoever thought of this strategy. Of course, we must congratulate the Prime Minister, Mr. Narendra Modi and his government for the fact that today 18 countries are accepting the Indian rupee. 18 देश आज की तारीख में भारतीय रुपए को वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। You can shop with the Indian rupee in 18 countries. Now that is huge. ये पहली बार हुआ है सर, आज तक कभी हुआ नहीं। गणेश कानकर जी। जी हाँ राजीव जी, हम विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो 5 नंबर पर आज हम है, मुझे लगता है कि जिस तरह से देश में ऐसा है कि बहुत सारे अनुमान होते हैं जी कि आपकी जीडीपी कितनी है, आपके देश में बिजली की खपत कितनी हो रही है जी, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अपने बजट का कितना हिस्सा खर्च करते हैं, उस हिसाब से पूरे दुनिया में आपको देखा जाता है। आज हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पर है, लेकिन बजाज जी बहुत जल्द, आश्चर्य नहीं होगा, आने वाले 2-3 सालों के भीतर या उससे पहले भी हम यदि 3रे नंबर पर पहुंच गए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इस बात को हमें मान लेना पड़ेगा। देखिए, पूरे भारतीय जो है वो पूरे दुनिया में अब फैल चुके हैं। पूरी दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय, वहां के मूल निवासी और जो प्रवासी भारतीय वहां पर गए, जो वहां पर स्थायित्व हुए, उन सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज भारतीयों को सम्मान मिल रहा है। दुबई हो, इंग्लैंड हो, आज इंग्लैंड में भारत के मूल कहने वाले सुनील जी आज वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कनाडा में भारतीयों की संख्या कितनी है, अफ्रीका के कुछ देशों में, फिर वो घाना हो या आप अगल बगल के देशों में दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे या आप ऊपर केनिया में आएंगे, तो भारतीयों की संख्या अब लगातार वहां बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित उद्योग वहां पर लगाए जा रहे हैं। और उससे भी आगे की बात, जिस विषय को लेकर मैं उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन बजाज जी आप याद कीजिए, 70 के दशक में यदि कोई ये बात करता कि कोई भारतीय कंपनी दुनिया भर के कंपनी को खरीदने का काम करेगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सवाल नहीं था। आज मित्तल जी हो या फिर आप अंबानी या अडानी जी, ये सारे टाटा यानी इतने बड़े, यानी हम दुनिया भर के जो बड़े बड़े ब्रांड है आज हम उनको खरीद रहे हैं। वहां पर हम इंडियन ब्रांड के नाम से अब लोग उसको जानने लगे हैं। सब जैगवार की मैं बात करूंगा, जैगवार इतना बड़ा ब्रांड है, जब टाटा ने उसे खरीदा तो दुनिया भर में उस जैगवार की चर्चा हुई थी। आज वी आर रनिंग सक्सेसफुली, हम उसको चला रहे। एयर इंडिया के बारे में बात हुई थी, एयर इंडिया
शायद पता नहीं विरोधी पार्टी लोगों को क्या समझ में आया, टाटा ने खरीद लिया और आपको जानकारी होगी 400 नए प्लेन्स की ऑर्डर देने जा रहे सर। जी। यानी आप ये सोचिए देश भर की हमारी अर्थव्यवस्था अब कितना बड़ा जंप करने जा रही है सर मुझे लगता है 470, 400 नहीं 470 प्लेन। हाँ बराबर आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय रुपए की जो महत्ता है, जो वैल्यूज जी। है, उसके साथ देश अब अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपने जो बात कही ये बहुत बड़ी बात है। यानी देखिए आजादी का जब हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो G20 का अध्यक्ष पद अपने पास आना, हमारे अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है, जी। और आप जो आपने जो खुश खबर हमें दी है कि 18 देशों में अब अपने रुपये को स्वीकार किया जाएगा। जी। कितनी बड़ी बात आपने कही आज। सर और आपका भी दूसरी बात अभिनंदन ये करता हूं राजीव जी। सर हम सभी का अभिनंदन है। We all feel very proud and I feel very proud about one thing. Before Pradeep ji comes in, let me tell you this. I must say this. I've been wanting to say this now for a long time and each time I've forgotten. But today, क्योंकि आज सब्जेक्ट निकला है, sir, I feel so proud that the British Prime Minister, Mr. Rishi Sunak, travels in a car owned by an Indian company. Sir, the official car of the UK Prime Minister is a Jaguar or a Range Rover, both owned by Tatas and manufactured by Tatas. Fantastic. Pradeep ji. हाउ डू द कांग्रेस जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश एक ही अभी 3 मुद्दा लेकर बैठे हैं कि पुलवामा देखो मल्लिक जी ने क्या कहा है, फॉर्मर गवर्नर, फिर उन्होंने कहते हैं कि व्हाट नथिंग सीम्स टू हैपन वेयर कारगिल इज कंसर्न, कारगिल वाला इशू को उठाना चाहिए, व्हाई द एंटायर नेशन इज एटलीस्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज कीपिंग क्वाइट वेयर कारगिल इतना बड़ा दुर्घटना हुआ एंड नोबडी स्पीकिंग इट अप एंड देन दे कम ऑन धारावी, बोले फिर वही हो गया धारावी का प्रोजेक्ट जिसको देना है फेवरेट पर्सन, द फेवरेट बिजनेसमैन। द कांग्रेस इज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम दिस इश्यूज। कैसे देखते हो आज भले राहुल गांधी का एक फेलियर हुआ, आज सूरत कोर्ट से भारी रिलीफ जो एक्सपेक्ट करे थे नहीं मिला, बट दे आर स्टिल हैगिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश फुल थ्रॉटल, पुलवामा, खारघर, धारावी प्रोजेक्ट। गणेश जी नंबियार जी आप अडानी जी की बात करना चाहते हैं? खुल के एग्जैक्टली। ऐसा है कि नंबियार जी अपने पुराणों में लिखा गया है कि जो बड़ का पेड़ होता है तो वट सावित्री के दिन जो महिलाएं होती है वो उस पेड़ को 7 फेरे लगाती है जी। और वो 7 फेरे इसीलिए लगाती है कि सातों जन्म ये जो पति मुझे मिला है वो मिल जाए। अब ऐसा है कि वो 7वां जन्म है कि पहला जन्म है किसी को पता नहीं होता। बात श्रद्धा की होती है तो पेड़ को वो फेरे लगाते हैं। आपने अब जिन नेताओं के नाम दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या जयराम रमेश हो, ये एक पेड़ को फेरे लगाते हैं, एक पेड़ को, उसका नाम है कांग्रेस और उनके भगवान है राहुल गांधी जी। वो उसके आगे नहीं जाने वाले। वो 8 फेरे भी लगाएंगे तो कहेंगे ये मेरा पहला ही फेरा है, वो 10 फेरे भी लगाएंगे तो कहेंगे ये मेरा पहला ही फेरा है, अभी और 7 फेरे मुझे लगाने ताकि राहुल गांधी जी की कृपा मुझ पर बरसे। देखिए देश का दुर्भाग्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के सबसे बड़े पुराने राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष है। मुझे लगता है कि देश की विदेश नीति, जो देश में अर्थ नीति चल रही है, उस पर बहस होनी चाहिए। उस बहस में इन नेताओं ने हिस्सा लेना चाहिए और आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। आंकड़ों के साथ आप संसद में खड़े हो जाएंगे, कुछ भी बात करेंगे और आपको लगता है कि देश ने सुनना चाहिए, तो नंबियार जी इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। अब अंबानी जी या कोई और टाटा, अब जो बात राजीव जी ने कही कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी ये भारत के ब्रांड के गाड़ी में चलते हैं जी। रेंज रोवर हो या जैगवार हो, ये कार जो टाटा ओन करती है उनका ब्रांड, आज उसमें यदि वो चलते होंगे, आप कभी सोच सकते हैं साहब कि देश के यानी इंग्लैंड में रहने वालों की मानसिकता बड़ी होगी, लेकिन कोई पुराना व्यक्ति जो आज 80-90 साल का होगा और जिसने अपनी या 100 साल के होंगे, जिन्होंने उम्र के 25 साल में अपना राज हिंदुस्तान में देखा होगा, और आज जो देश के प्रधानमंत्री को देखते होंगे कि भारतीय ब्रांड के गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री बैठकर जा रहे हैं,
कहीं ना कहीं दिल में चुभन तो होती होगी कि हम कहाँ थे और कहां से कहां पर आ गए। जी। आज पूरी दुनिया में अपने देश का जब डंका बज रहा है तो ये लोग उस पेड़ के इर्द गिर्द ही घूम रहे, उससे आगे नहीं जा रहे। मुझे लगता है नंबियार जी, इससे और बड़ा उदाहरण उनके लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। Ganesh ji, Mamata Banerjee has called for all non-Congress, non-BJP जितने चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी ने कहा कि we all have to come together because गवर्नर के जो रोल है, एक क्वेश्चनेबल रोल है, द नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में हैरेसमेंट जिस प्रकार से हो रहा है, तो she has called. Now there are two things. Is this harassment really happening? Excesses by the governor, BJP appointed governor, और दूसरा, are you seeing the breakup of the Congress? Because Mamata Banerjee has asked about non-BJP, non-Congress chief ministers. So what happens to the Congress-led opposition? Once again, Nambiar ji, I clear there is no alliance led by Congress in this nation. No one will accept Rahul Gandhi ji as their alliance leader. मैं आपको ये फिर से बात कह रहा हूँ, नंबियार जी, ये चुनाव होने से पहले या बारिश होने से पहले जो मोर नृत्य करना शुरू कर देते हैं, वो नृत्य शुरू है। इसमें आप मेरे से लिख लीजिए, आज मैं आपके चैनल पर डिबेट कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई भी विपक्ष चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा। ये केसीआर ने भी कहा है, आज ममता बनर्जी ने कहा। देखिए, ये सारे लोग जी, ये सारे लोग देश की राजनीति में अपने महत्व को रखना चाहते हैं। अपने अपने स्टेट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला एक बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को अपने हाथ में रखना चाहते हैं या इस वर्ग को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहते। नंबियार जी, मैं आपको एक थोड़े में बता दूं, आप यदि राजनीति की शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र से मैं शुरुआत करता हूँ। शरद पवार जी कौन से पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। वायएसआर तेलंगाना, यहाँ के जो दोनों चीफ मिनिस्टर है, केसीआर कौन से पार्टी में थे? वे कांग्रेस में थे। ममता बनर्जी कौन सी पार्टी में थी? वो कांग्रेस में थी। देखिए, ये जो सारा जो इस देश में अभी कांग्रेस से लोग निकलकर अपना दल बनाते हैं और वे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, इस बात को यदि हम गए 10-20 सालों के भीतर देखेंगे तो ये राजनीति आपके समझ में आएगी कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता आज नहीं है। ममता बनर्जी तो अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुकी है। मैं आपको 98 की बात कह रहा हूँ जी, बराबर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को कांग्रेस जी रेलवे मिनिस्टर, राइट, तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस देश में बड़ा तबका है जो ये समझ रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़कर हम मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि हम कांग्रेस के साथ में जाकर चुनाव लड़े भी तो वो चुनाव लड़ने के बाद अपने प्रदेश में उनका वोट शेयर घटने का उन्हें बड़ा अनुमान है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। इसलिए सारे लोग ये कहेंगे, मोदी जी के बारे में बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर ये एलिगेशंस करेंगे, हम पर टीका करेंगे, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना नहीं चाहेगी। उसके आगे का विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ। राजीव जी शायद इस बात को मान लेंगे। यदि हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो साहब आप थोड़ा सा सोचिए, 1985 में नारायण दत्त तिवारी ये कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री थे। शायद इतिहास में उसकी नोंद होगी, क्योंकि आने वाले कितने वर्षों में कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां बनेगा उत्तर प्रदेश में, मुझे पता नहीं, शायद भगवान बता पाएंगे। उस चुनाव में देखिए, शाहबानो के केस के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का विषय उठाया और 1989 के चुनाव में जब राम जन्मभूमि का विषय आया तो उस समय तक कांग्रेस कहीं पर नहीं थी। हालांकि राजीव गांधी जिंदा थे, लेकिन बहुत बड़ा YM मुस्लिम्स और यादव, ये अखिलेश यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए, बराबर है। अब वही हम बिहार में जाएंगे तो देखिए, सेम फैक्टर वाज देयर। वहां पर भी मुस्लिम और यादव या कांग्रेस का साथ छोड़कर लालू जी के साथ चले गए। यानी जो कांग्रेस पर बोझ बेटर था जो बेस था, आज देश में सबसे ज्यादा ओबीसी अनुसूचित जाति के यदि विधायक और खासदार कोई पार्टी के है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है।
पूरे देश में जितने छोटे छोटे महानगर पालिका नगर पालिका में जो नगर सेवक पार्षद चुनकर आते हैं, उनमें ओबीसी, अनुसूचित, जो बैकवर्ड क्लास के जो सीट्स रिजर्व है, भारतीय जनता पार्टी के वहां पर प्रत्याशी चुनकर आते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि कांग्रेस ने अपने विचारों के साथ जो सारी बातें की, उसका नतीजा क्या होगा, तो वो अपना बेस खो चुके हैं और इसीलिए कोई कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहेगा। गणेश जी, आज के तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ओपन लेटर लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। उस लेटर में उन्होंने कहा कि यू हैव टू बिगिन द कास्ट बेस्ड सेंसस। व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? आप क्या दलित विरोधी हो, क्या आप ओबीसी विरोधी हो, क्या आप पिछड़े जाति विरोधी हो? तो इज द कांग्रेस ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी इज एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी पिछड़ा? कैसे देखते हो आप इस चीज को, कास्ट बेस्ड सेंसस का जो जिद कर रहा है कांग्रेस आज की तारीख में? ऐसा देखिए, कांग्रेस हर तरह से मोदी जी की इमेज को डैमेज करना चाहती है। जब राहुल गांधी जी ने गलती की, उन्होंने देश के ओबीसी समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई मोदी जी का नाम लेकर उन्होंने जो उपाधि लगाई, जिस पर आज सूरत के न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्णय दिया है, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए हम पर ये आरोप लगा रहे हैं। उसका और कोई मतलब नहीं है सर, और कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं नबियार जी, इस पूरे भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 से लेके आज हम 2023 में हैं। भारतीय जनता पार्टी के गए 9 साल सरकार है। इसके पहले हमारी 5.5 साल सरकार थी, 9, 5, 14, 14.5 साल। फिर इमरजेंसी के बाद में 2.5 साल सरकार थी। उसके बाद में वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल जी, चंद्रशेखर, गुलजारलाल नंदा, ये सारे लोग हम छोड़े तो 75 सालों में से 50 साल कांग्रेस की सरकार थी। 50 साल कांग्रेस की सरकार थी। अब आप सोचिए, इन 50 सालों में क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस का किया हुआ प्रयास, नंबियार जी, आपको कहीं याद आता होगा तो मुझे बताइए। उसके बाद में मंडल आयोग का विषय जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी आया, तो क्या किसी ने उसके साथ कांग्रेस का नाम जोड़ने का प्रयास किया? तो नहीं किया। यह उदाहरण मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं कि 50 साल में कांग्रेस के रहते जो घटना बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर कांग्रेस को सुपुर्द किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के रूप में, देखिए, संविधान के प्रति आस्था जताने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद का 2 दिन का विशेष अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, कांग्रेस ने नहीं बुलाया था। और इसलिए सारे आरोपों का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा कि अब वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर कि डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है। मंडिया जी, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गणेश कानकर जी ये बताएं, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, आपने बिहार की भी बात करी। बिहार के आखिरी मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस के, वो थे सत्यनारायण सिन्हा साहब, एसएन सिन्हा हुआ करते थे। और आखिरी मुख्यमंत्री जो रहे कांग्रेस के, वो रहे नारायण दत्त तिवारी जी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो उत्तरांचल के बने मुख्यमंत्री, लेकिन यूपी के नहीं बने। लेकिन यूपी में तकरीबन कांग्रेस खत्म है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं, वहां पर बाकी सब पार्टियां आ गई। आपको क्या लगता है कि कभी कांग्रेस वहां पर रिवाइव होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके बावजूद कि आप बीजेपी से हैं, आपको लगता है कि वहां पर कांग्रेस का कभी पुनर्जन्म होगा, पुनर्जीवित होगी कांग्रेस यूपी में या बिहार में? देखिए राजीव जी, अभी तो कोई ऐसा मौका नहीं लगता जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। कोई ना कोई नेताओं की आवश्यकता। Can't hear you, sir. We can't hear Mr. Ji. हाँ, yes. Yes, now we are hearing you now. We are hearing you now. Yes, sir. Please go ahead. हाँ, कांग्रेस पार्टी जनाधार खो चुकी है। जनता के विषयों से कांग्रेस दूर जा चुकी है। देखिए, 2 सांसद तो हमारे भी आए थे ना जी।
जब देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, हमारे भी 2 सांसद आए थे, जी लेकिन हमने फिर से लोगों के बीच में जाने का रास्ता चुना, जो आज कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जी दुर्भाग्य से देखिए, पार्टी की लीडरशिप ये आप तय कर सकते हो, लेकिन वही लीडरशिप आप जनता पर थोपना चाहेंगे तो राजीव जी, जनता उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। जनता नेताओं में अपने सपने देखती है, जनता अपने सपनों को नेताओं को सौंपना चाहती है। ये हमारे सपने पूरे करेगा। ये जिस दिन जनता को लगता है जनता बिना चप्पल पहने, बिना जूता पहने, बिना सर पे कुछ ओढ़े, धूप में पाँव में कितने भी उन्हें छाले पड़ जाए, वो नेताओं के पीछे चलना प्रारंभ करती है, जो उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के समय किया। अब राहुल गांधी जी में ऐसा आपको क्या लगता है राजीव जी? वे 50 दिन देश से गायब रहते हैं, वे कब दाढ़ी बढ़ा लेंगे, वो कब किसी को जाकर झपकी लगाएंगे, वो राहुल गांधी जी को पता नहीं है। साहब वो किलो को लीटर बना देते हैं, लीटर को किलो बना देते हैं। नंबियार जी, किसी दिन में आप तकलीफ में आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि नंबियार जी 1 किलो पेट्रोल ले लीजिए, आप क्या करेंगे नंबियार जी? लेकिन यहाँ कांग्रेस पर को जीवित जी, I agree with you because at the moment the Congress seems to be somewhat confused. Okay, what they are, what they ought to be, and this is in spite of the fact that they have a ready-made playbook. जो भी कांग्रेस का नेता हमसे बात करता है, मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि यार तुम्हारे पास तो रेडीमेड स्ट्रैटेजी है, गांधी जी को फॉलो कीजिए ना, गांधी जी की किताब उठाइए, उसको फॉलो कीजिए, बस दैट्स इट। आगे आपको 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, पार्टी पुनर्जीवित वैसे ही होती है, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आर यू रेडी टू वेलकम मिस्टर अजीत दादा पवार? मतलब सब कुछ हो गया है, बातचीत हो गई है, इज ही कमिंग? अजीत दादा पवार साहब आ रहे हैं? You can see how he's going to react. अब मुझे लग रहा है कि मैं डिबेट में बैठा हूँ। नहीं, अजीत दादा अब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या? वैसे उनका आने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आपसे मतलब पूछ रहा हूँ मैं। राजीव जी, ऐसा है कि हम लोग 2024 के चुनाव में तैयारी कर रहे हैं जी, चुनाव का हम सामना करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे पहले कहा था कि देखिए, ये जगन्नाथ जी का रथ है और भारत माता को समर्पित होने के लिए राजीव जी जो तैयार होना चाहता है, हम उनका स्वागत करेंगे। हमारी एक ही शर्त होगी, आप भारत माता की जय कहिए, वंदे मातरम कहिए। राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं होगा। इस देश की हमारी संस्कृति को लेकर हम जिस तरह से उत्तेजित हम काम कर रहे हैं, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, आइए, आपका स्वागत है। अंतिमतः ये भारत माता के संवर्धन के लिए हम सारे लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम भारत माता के संवर्धन के लिए इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, राजीव जी, आपका भी हम स्वागत करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अजीत दादा पवार आ रहे हैं मतलब? नहीं, मैंने कहा कि वो यदि इन विचारों को लेकर आना चाहते होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देखिए राजीव जी, एक समय याद कीजिए, जब 1996 में अटल जी देश की संसद में 13 दिन की सरकार के 13वें दिन शाम को 6 बजे भाषण करने के लिए खड़े थे और अंतिमतः, ध्यान में रखिए, सिर्फ अकाली दल और शिवसेना, इन 2 दलों को छोड़कर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं था। मानो इस देश में राजनीति में अस्पृश्य करके हमें गिना जाता था, छुआछूत की राजनीति थी, भले कुछ भी हो जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना है। हमने वो भी दिन राजीव जी देखे, हमने देखे है वो भी दिन, जबकि फिर 96 से लेकर 98 के चुनाव में फिर अटल जी ने 18 दलों की सरकार चलाई, फिर हमने 23 दलों की सरकार चलाई। हमने अपने वर्तन से ये लोगों में विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी यह पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित है। आइए, आपका स्वागत है। अब याद कीजिए अटल जी के उस भाषण को, जब उन्होंने कांग्रेस को ये कहा था कि आज आप भारतीय जनता पार्टी पर हंस रहे हो, एक समय आएगा जब यह पूरा देश आप पर हंसेगा। लोग कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने भारी मन से, यानी पूरे मन से ये मैं आपसे कह रहा हूँ। हालांकि ये निर्णय करने का मैं कोई ना तो स्टेज पर हूँ, ना ये मेरा कोई अधिकार है, लेकिन
प्रवक्ता के नाते जो हमारी धारणाएं हैं, जो बातें जो बचपन से मैं सीखते आया हूं, वो मैंने आपके सामने कह दी। जी। मेरा अंतिम का ध्येय तो उस हमारे भगवे ध्वज के सामने ही झुकना होता है, जहां जी। से इस संघ से मैंने शुरुआत की थी। और राजनीतिक दल के रूप में भारत माता का संवर्धन करने में जो भी हमारे साथ आना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू संजय राउत जिस प्रकार से कहा कि मैं सिर्फ शरद पवार का सुनूंगा और किसी और का नहीं सुनूंगा। जिस प्रकार संजय राउत आजकल रिएक्ट कर रहा है, वेरी एग्रेसिव रिएक्शन। सेम आदित्य ठाकरे, रोड स्कैम, बोले 600 किलो जो 400 किलोमीटर रोड है, 6,080 करोड़ इज अ स्कैम। बार बार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है आदित्य ठाकरे जी का, संजय राउत जी का तो है 9 बजे। तो कैसे आप रिएक्ट करोगे? नंबियार जी, एक लफ्ज में कहूं तो दूसरों की रेखाओं को रोज देखने से आप बड़े नहीं होते, आपको अपनी रेखा लंबी करनी पड़ती है। ये राजनीति में जिसके समझ में आता है वो बड़े लंबे समय तक राजनीति करता है और अपने आप को राजनीति में प्रस्थापित करता है। संजय राउत जी के बारे में मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि साहब वो बड़े व्यक्ति है, वो 3 पार्टियों के एक साथ स्पोक पर्सन है। वे शिवसेना के स्पोक पर्सन है, वे शरद पवार जी के स्पोक पर्सन है। वे समय आएगा तो राहुल गांधी जी के लिए भी वो मीडिया में उतर जाके उनके लिए बात करते हैं। साहब भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। साहब अपनी पार्टी की भूमिका रखते समय 10 बार विचार करके, अध्ययन करके मैं आपके सामने बैठा हूँ। संजय राउत जी कितने बड़े व्यक्ति है साहब, 3 पार्टियों का समर्थन कर रहे, वो भी उस कांग्रेस का समर्थन कर रहे जिस कांग्रेस पार्टी ने जब मणिशंकर अय्यर जी ने सावरकर जी के बारे में जो कृत्य किया था, उस मणिशंकर अय्यर को जूते मारने के लिए उसकी फोटो को खुद शिवसेना प्रमुख आए थे। आज उसी पार्टी के संजय राउत कांग्रेस का समर्थन करते हैं। साहब उन संजय राउत को क्यों गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कोई गंभीरता से लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। और आदित्य ठाकरे जी के बारे में आपने जो मुझसे कहा कि दूसरों की रेखाओं पर जलने से धुआं तेज निकलता है, अपने आप को जलाना सीखिए, अपने आप को। वो तप कर चल कर जो बड़ा होता है ना साहब, वो राजनीति में बड़े लंबे समय तक काम करता है। Right, Ganesh Kankarji, so very clearly you have given us an indication that Mr. Ajit Pawar will be welcomed as and when he does decide to form an alliance or join the BJP. For that we are very grateful. Thank you so much, sir. You have given us breaking news for the day. So nice of you. And as you said very rightly, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछा गया था कि बाकी पार्टियां आपके साथ जुड़ना नहीं चाहती, यू आर इन आइसोलेशन, आई स्टिल रिमेंबर व्हाट लाल कृष्ण आडवाणी जी सेड. आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम. ही सेड it is isolation, but it is grand and magnificent isolation. That's what Lal Krishna Advani ji had said. That was way back in 1996. I still remember. जी बोलिए सर. राजीव जी, कभी कभी बातों को सकारात्मक से लेना चाहिए। आपने जो बात कही तो शायद हम अकेले थे, लेकिन अकेले तपस्या करने में बड़ा मजा आता है और हमने उसको जिया भी है। दुरुस्त बात, absolutely true. Ganesh Kankarji, thank you very much for joining us. Always a pleasure having you on the show. Sir, you are part of our team. अब तो ऐसा लगता है नेशन नाउ के हिस्से हैं आप, गणेश खानकर जी. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार. Thank you. वंदे मातरम, sir. Thank you. Thank you very much. वंदे मातरम. वंदे मातरम. गणेश खानकर जी, as